हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज पहला लेक्चर है। 2-5 मिनट तक अलाउ करेंगे, बाकी आप जानते हो कि जो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अपन अपनी क्लास शुरू होने के बाद किसी को भी मैं एंट्री नहीं दूंगा, तो याद रखना ये बात। चलिए, तो अब अपन डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो वेलकम, आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आ गए। अब तो हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटीज एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। मैंने आप सभी लोगों को म्यूट किया हुआ है। आखिरी में आफ्टर द लेक्चर मैं 5 to 7 मिनट्स के लिए एक ओपन डिस्कशन में दूंगा आपको। उसमें आप चैट बॉक्स के थ्रू या मैं आपको अनम्यूट करने का पावर उस टाइम पे दे दूंगा। तो उस टाइम पे आप जो है मेरे को जो भी डाउट आपको हो वो आप मेरे से पूछ लो। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ लोग आते जा रहे हैं, बट अब करते हैं अपन शुरू। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही यूनिक है, क्योंकि आप लोगों को इसके लिए सबसे पहले जो कैपिटल मार्केट है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, जिसके अंदर की हम लोग हमारा पूरा शेयर मार्केट को कवर करते हैं, डेब्ट मार्केट को कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें जिसमें कवर होती है उसको हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट क्या चीज़ है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको पहले कुछ बेसिक डिस्कशंस करने होंगे। सेकंड, मैं एक और चीज़ की थोड़ी सी आपको क्लैरिटी दे दूँ। आप लोगों को जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस थोड़ा सा आपको हो सकता है कि जब हम पढ़ेंगे तो हम सिलेबस से अलावा कुछ चीज़ें हम कवर करें, और कुछ चीज़ें जो सिलेबस में हैं उनको हम स्किप करें, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आउटडेटेड हैं, उनका कोई यूटिलिटी नहीं है। तो आप बस कंटेंट मेरे साथ पढ़ते जाइए। आप सब लोग मेरे से फेमिलियर हैं, आप लोग जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को कवर करते हैं। हमारा बेसिक मोटिव क्या है कि हमको बेसिक प्रॉपर नॉलेज उस चीज़ का होना चाहिए। जो हमारा सबसे पहला आज का डिस्कशन है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ क्या है। ये मेरे पास सीएस एग्जीक्यूटिव के नोट्स थे, उन्हीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको सिक्योरिटीज लॉ का पोर्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्टरी सेशन जो आज का हमारा है। देखिए आप, कैपिटल मार्केट जो हमारी कंट्री का है वो दो अलग अलग लॉ से गवर्न होता है। कंपनीज एक्ट उसको गवर्न करता है, और एक सेक्रा हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्रा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस सेक्रा से ये कवर होता है। तीसरा, सेबी एक हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग बहुत अच्छे से उसके बारे में जानते हैं, सुना हुआ आप सबने नाम है, डिटेल में आपको बता दूंगा। तो सेबी एक है जो कि हमारे यहाँ के शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट को गवर्न करता है। और इसके अलावा डिपॉजिटरीज एक्ट हमारे यहाँ पे एक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की फैसिलिटी के लिए बनाया गया है। इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि हमारी कंट्री का जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट मतलब वो जगह जहां पर एक कंपनी लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए पैसा लेने जाती है, और एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने जाता है। सो कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी, आप इन्वेस्टर हैं और कंपनी इन्वेस्टी है, ये लोग लॉन्ग टर्म पर्पज से जिस जगह पे मिलते हैं उसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इसको गवर्न कौन करता है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्न करता है, और अगर हम सेबी, सेक्रा और डिपॉजिटरीज के हिसाब से देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे गवर्न करता है। 7 अलग अलग रीजनल डायरेक्टर बनाए हुए हैं कंपनीज एक्ट में, जबकि सेबी ने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई है इनको गवर्न करने के लिए, इन मार्केट्स पे नज़र रखने के लिए।
जुडिशियल अथॉरिटी, आपको एक टर्म दिख रहा होगा क्वेसी जुडिशियल। सब क्वेसी जुडिशियल का मतलब ये होता है जो आधी सरकारी है। आधी सरकारी से मतलब क्या होता है, कुछ पोर्शन उसका लीगल में आता है और कुछ पोर्शन उसका रेगुलेटरी में आता है। मतलब गवर्नमेंट का भी उसमें इंटरफेरेंस है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी है उसका भी उसमें इंटरफेरेंस है। सो कंपनीज एक्ट ने एक अथॉरिटी बनाई, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। सो दैट नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इसे मैनेज करता है। और सेबी के अंदर एक सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्राइब्यूनल है जो कि सेबी के किसी भी डिसीजन को दोबारा सुनने की अथॉरिटी रखता है। अगर आपको सेबी के खिलाफ कोई भी कंप्लेन है तो आप सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्राइब्यूनल में जा सकते हो। जबकि अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के खिलाफ कोई भी शिकायत है तो आप एनसीएलटी में जा सकते हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जा सकते हो। ठीक है, ये इसका रेगुलेटरी फॉर्मेट है। कहने का मतलब ये है हमारी कंट्री का जो कैपिटल मार्केट है, जो लॉन्ग टर्म मार्केट है, इस लॉन्ग टर्म मार्केट को दो अलग अलग अथॉरिटीज गवर्न करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड सेबी। और फिर उनसे जुड़े हुए कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इस मार्केट पे अपनी नज़र बनाए रखते हैं। आगे बात करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम एक टर्म हमको समझना जरूरी है, क्योंकि चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे लीगल हमारा स्ट्रक्चर हो, चाहे मार्केट में काम करने वाले ब्रोकर्स हों, चाहे मार्केट में काम करने वाले बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हों, ये सब किसी न किसी एक सिस्टम का पार्ट है। सॉरी, और वो जो एक सिस्टम है वो एक सिस्टम हम फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो फाइनेंशियल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंपोनेंट्स। जितने भी हमारे फाइनेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनका ये पार्ट होता है। सो अब हम समझते हैं इसको आगे कि ये किस तरीके से काम करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल मार्केट एक सबसे बड़ा हिस्सा है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज होती हैं, और फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो, इन कंपोनेंट्स को समझने के लिए आप एक नॉर्मल मार्केट को आप अपने आप में कंसीडर करो कि अगर आप कोटा के रामपुरा बाजार में जाएंगे तो रामपुरा बाजार एक पूरा का पूरा सिस्टम है। रामपुरा के बाजार में जब आप जाएंगे तो आपको बर्तनों का बाजार भी मिलेगा, मेडिकल का मार्केट भी मिलेगा, कपड़ों का बाजार भी मिलेगा और बुक्स का बाजार भी मिलेगा। तो वहाँ अलग अलग तरीके के मार्केट हैं। तो बहुत सारे मार्केट मिलके रामपुरा को एक मार्केट बनाते हैं। ठीक है, फिर आप जब रामपुरा में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बैंक भी मिलेगा जिसमें आप पैसा रख सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे होलसेलर्स मिलेंगे जो कि रिटेलर्स को माल बेचते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे रिटेलर्स मिलेंगे जो कि कस्टमर को माल बेचते हैं। तो वो लोग जो होलसेलर रिटेलर हैं अल्टीमेटली बाजार में प्रोडक्ट्स को सेल करने में मदद कर रहे हैं। अगर वो बाजार में होलसेलर और रिटेलर्स ना हो तो बाजार का चलना नामुमकिन है। फिर सिर्फ दुकानें होने से काम नहीं चलेगा। देन देन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मार्केट भी है, अलग अलग बर्तनों का, कपड़ों का, मेडिकल का, किताबों का, सबका बाजार है। सबकी दुकानें हैं, सब दुकानों पे दुकानदार बैठे हुए हैं, लेकिन उन दुकानों पे किताबें नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, बर्तन नहीं है। तो क्या वो दुकान और वो लोग किसी भी काम के हैं? वो किसी काम के नहीं है। सो यू नीड प्रोडक्ट टू स्टैब्लिश अ प्रॉपर मार्केट। अब इसी सेम एग्जांपल को हम हमारे शेयर मार्केट के सिस्टम पे लगा के देखते हैं। यू नीड अ मार्केट, मतलब आपके पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एमसीएक्स मेटल कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। ये ऑर्गेनाइजेशंस जब आपके पास हैं तभी जाके आप अपना प्रोडक्ट इन पे बेच सकते हो। अब आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है? आप शेयर बेच सकते हो, आप डिबेंचर बेच सकते हो, आप बॉन्ड बेच सकते हो, आप गोल्ड बेच सकते हो, सिल्वर बेच सकते हो, कोई भी मेटल आप बेच सकते हो। आप जब इन इन सब चीज़ों को बाजार में बेचने जाओगे, यू नीड अ बायर एंड अ सेलर।
तो वो जो बायर एंड सेलर्स होते हैं उन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडियरीज कहते हैं। कौन कौन आते हैं उसमें? उसमें आपका स्टॉक ब्रोकर आएगा, उसमें आपकी डिपॉजिटरी आएगी। अब ये डिपॉजिटरी क्या होती है ये सब बातें मैं समझाऊंगा आपको बाद में, अभी आप सिर्फ नामों पे फोकस कीजिए। शेयर ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स के साथ साथ रजिस्ट्रार टू द इशू होता है, बैंकर टू एन इशू होता है, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। आपने अकाउंटेंसी में अंडरराइटर्स पढ़ा होगा, वो लोग वहाँ पे होते हैं। आपने पोर्टफोलियो मैनेजर्स के बारे में सुना होगा, वो लोग वहाँ पे होते हैं। तो ये सब वो लोग हैं जो आपको बाजार में आपका प्रोडक्ट खरीदने या बेचने में मदद करें। क्लियर है? तो ये कंपोनेंट्स, ये किसके कंपोनेंट्स हैं? ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट के कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। सॉरी, तीन कंपोनेंट हो गए, मार्केट, इंटरमीडियरी एंड प्रोडक्ट। अब पहले हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शंस कि इस मार्केट के क्या क्या फंक्शंस है, इस सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस है। सिस्टम आपको करेंसी रेगुलेशंस ऑफर करेगा। जब भी हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो शेयर मार्केट का, इस फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज़ बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके थ्रू क्रेडिट कंट्रोल करता है, इस फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू। बैंकिंग फंक्शंस जो होते हैं बैंकों के, वो भी इसी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि बैंक हमने समझा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में काउंट होता है। नेशनल रिजर्व एंड इंटरनेशनल करेंसीज का मैनेजमेंट इस सिस्टम के थ्रू किया जाता है। अब आप देखिए, समझिए कि ये जो फंक्शन है ये बड़े कॉम्प्रहेंसिव दिए हैं। शेयर मार्केट तो कहता है कि हम फाइनेंशियल करेंसीज को या फॉरेन करेंसीज को मैनेज नहीं करते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लेकिन इन्फ्लो तो मार्केट में ही होगा। इसी सिस्टम के थ्रू विदेशों से पैसा कंट्री में आता है। माइक्रोसॉफ्ट जब इंडिया में अपने शेयर्स की लिस्टिंग करवाएगा, तभी तो माइक्रोसॉफ्ट में पैसा लगाने वाले लोग इंडिया में आएंगे। तो ये याद रखिएगा, फॉरेन करेंसीज के इनफ्लो और आउटफ्लो का प्राइमरी सोर्स जो है हमारे यहाँ पे, वो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम होता है। मेंटेनिंग द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, जब भी इकोनॉमी में कैश क्रंच आते हैं तो मार्केट, ये फाइनेंशियल सिस्टम ही है जो शेयर प्राइजेस को पुश या पुल देके हमारे मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करता है। आपके पास अगर कैश की कमी है तो आप अपने शेयर्स को इस बाजार में बेच के वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सरप्लस हैंड्स टू द डेफिसिट हैंड्स, आपके पास सेविंग्स है, एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, तो आप ये पैसा उन जगहों को, उन कंपनियों को दे दो जिनको पैसे की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो आपके पास सरप्लस था, आपने उन तक पहुंचा दिया जिनको पैसे की ज़रूरत थी, यानी कंपनीज को आपने बिजनेस करने के लिए पैसा दे दिया। तो याद रखिएगा, आप सरप्लस को डेफिसिट के हाथ में पहुंचा रहे हैं। देन कुछ कंपोनेंट्स हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब फाइनेंशियल सिस्टम में देखो, फाइनेंशियल सिस्टम का जो पहला पार्ट था फाइनेंशियल मार्केट, अब इस फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से हैं बड़े, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी अलग अलग सेमेस्टर्स में शायद पढ़ रखा होगा, आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज अब हम फेस टू फेस नहीं मिल रहे, हमको सारी चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कस करनी पड़ेगी। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। किसी को 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लगाना है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और किसी कंपनी को 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर पैसा मार्केट से लेना है, तो वो दोनों बायर एंड सेलर जिनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ मिलेंगे? वो कैपिटल मार्केट में मिलेंगे। अब ये समझना, आप कैपिटल मार्केट कोई जगह नहीं है, कैपिटल मार्केट आपके ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है। ये एक तरीके से ऐसे है कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो वो 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो कैपिटल मार्केट का ट्रांजेक्शन माना जाएगा। वैसे ही अगर आप 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर एज ए कंपनी 1 साल से कम के लिए पैसा मार्केट से उठाना चाहते हैं, तो आपका ट्रांजेक्शन मनी मार्केट में होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल्स। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे थे तो मैंने आपको जो है इक्विटी शेयर का नाम बताया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं 1 साल से कम के होते हैं। तो
जब आप ट्रेजरी बिल्स के अंदर डील कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेजरी बिल्स जो आपके हैं वो आप मनी मार्केट में सौदा कर रहे हो। नाउ कैपिटल मार्केट की डिटेल आपको दे रखी है। नॉर्मली मैंने जो आपको बताया वही बातें यहाँ पे आपको लैंग्वेज में दी जाएगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट कैपिटल पे क्लेम करते हो, यहाँ पे बोरोइंग एंड लैंडिंग होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो मोर और लेस पूरा जो मैटर है, डिस्कशन है, तो वो का वही है सेम। ना अब आपको एक बात यहाँ जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारा डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, सिक्योरिटीज एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो मैं आपको अभी तक सिर्फ सिक्योरिटीज तक का सफर तय करवा रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिक्योरिटीज है क्या। हमने एक फाइनेंशियल सिस्टम समझा। इस फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा होता है फाइनेंशियल मार्केट। इस फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा होता है कैपिटल मार्केट, और इस कैपिटल मार्केट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इस कैपिटल मार्केट का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है सिक्योरिटीज मार्केट, जिनमें सिक्योरिटीज के अंदर सौदे किए जाते हैं। तो जो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है सिक्योरिटीज मार्केट, इसका एनालिसिस एंड इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स का मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है। इस बात की क्लैरिटी आपका पूरा सेमेस्टर खत्म होने तक याद रखना। हम मनी मार्केट का डिस्कशन नहीं कर रहे, हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को जो सिक्योरिटीज मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, मनी मार्केट की को डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस मार्केट से रिलेटेड लीगल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस नहीं करने वाले। हम सिर्फ सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनका एनालिसिस समझेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, अब जो सिक्योरिटीज मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट मतलब जिसमें आप पैसा बाजार में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट रुपीज इन द शेयर मार्केट, यू हैव टू गो टू द सिक्योरिटीज मार्केट। लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो आपको सिक्योरिटीज मार्केट में जाना पड़ेगा। अब सिक्योरिटीज मार्केट जो है साहब वो दो तरीके का हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट पहला हो सकता है प्राइमरी मार्केट, और दूसरा हो सकता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को आप एक बड़े आसान से एग्जांपल से समझिए कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स, किसी भी कंपनी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सिक्योरिटी डायरेक्टली कंपनी से अगर खरीद रहे हैं तो आप प्राइमरी मार्केट में सौदा कर रहे हैं। याद रखिएगा मेरी बात को। अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सिक्योरिटी अगर आप डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं तो आप प्राइमरी मार्केट में सौदा कर रहे हैं, और अगर आप इसको किसी भी सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहे हैं, डायरेक्टली किसी कस्टमर से खरीद रहे हैं, तो आप सेकेंडरी मार्केट में सौदा कर रहे हैं। इस एग्जांपल को कुछ वैल्यूज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये ज्योति का नाम ले लेते हैं, ज्योति बार बार वेटिंग रूम में आ रही है क्योंकि, तो ज्योति ने अगर मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से कुछ शेयर्स खरीदे, रिलायंस इंडस्ट्री से शेयर खरीदा ज्योति ने 2000 रुपए का। 2 महीने बाद यही 2000 रुपए का जो शेयर है ये मैंने ज्योति से खरीद लिया। तो जो ज्योति के और रिलायंस के बीच का ट्रांजेक्शन है वो तो प्राइमरी मार्केट का ट्रांजेक्शन है, और जो ज्योति के और मेरे बीच का ट्रांजेक्शन है वो सेकेंडरी मार्केट का ट्रांजेक्शन है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। जब हम कंपनी से डायरेक्टली डील करते हैं तो प्राइमरी में है, और जब मैं इन्वेस्टर से मार्केट में डील कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब भैया ज्योति का और मेरा मार्केट में मिलना भी तो जरूरी है। अगर हम मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि ज्योति और मेरे बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगा। तो वो जगह, वो मार्केट जहाँ पे मैं और ज्योति मिलेंगे सौदा करने के लिए, उसे हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं।
और उस स्टॉक एक्सचेंज पे मुझे और ज्योति को जो बंदा मिलवाएगा उसे हम स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं। आई थिंक अब आपको पूरा मैकेनिज्म मार्केट का समझ में आ गया, किस तरीके से काम करता है। पहले कुछ लोग कंपनी से माल खरीदते हैं, फिर उस माल को ब्रोकर्स के थ्रू मार्केट में दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। क्लियर है? कुछ फंक्शंस दिए हैं कैपिटल मार्केट के। ये मार्केट प्लेस है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत लॉन्ग टर्म में होती है और रेडिली रिलाइजेबल सिक्योरिटीज में होती है। मतलब आप जब चाहो तब उनको बेच के उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये लॉन्ग टर्म के सौदे को डील करता है। ये नए और सेकंड हैंड, मतलब मैं सेकंड हैंड आपकी बोलचाल के लिए बोल रहा हूँ, मतलब कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके के सौदे होते हैं। बहुत इमीडिएट एंड फ्यूचर पेमेंट्स यहाँ पे अलाउड है। इमीडिएट और फ्यूचर पेमेंट को मैं आपको और समझा देता हूँ थोड़ा सा। इमीडिएट और फ्यूचर पेमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मार्केट में जब आप सौदा करने जाते हो ना, तो सौदे का सेटलमेंट दो तरीके से हो सकता है। मैंने और ज्योति ने जो ट्रांजेक्शन किया, मेरा और ज्योति के बीच का जो ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन अगर मैंने इस हाथ ज्योति से रिलायंस के शेयर लिए और तुरंत उसे पैसा दे दिया, तो इसको मैं बोलता हूँ स्पॉट ट्रांजेक्शन। क्या बोलता हूँ? स्पॉट। मतलब इस हाथ दे और इस हाथ ले, तुरंत सौदा सेटल हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर यही ट्रांजेक्शन मेरे और ज्योति के बीच में किस तरीके से हुआ है कि यार ज्योति, मैं तेरे से 6 महीने के बाद रिलायंस के शेयर खरीदूंगा 1200 रुपए के भाव पे, या 2200 रुपए के भाव पे, या 2500 रुपए के भाव पे। मतलब मैंने और ज्योति ने अभी ये तय कर लिया कि हम रिलायंस के शेयर का सौदा आज से 6 महीने बाद करेंगे। किस कीमत पे करेंगे आज तय हो गई। कमोडिटी क्या होगी ये भी तय हो गया। अमाउंट कितना होगा ये भी तय हो गया। बस हमने क्या किया? हमने सेटलमेंट को आगे खिसका दिया। तो जब सेटलमेंट आगे खिसक जाते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इनको फॉरवर्ड बोला जाता है। फॉरवर्ड के अलावा इनको एक नाम और दिया जाता है, इनको फ्यूचर्स भी आप बोल सकते हो। ये फॉरवर्ड भी बोले जा सकती है और इनको आप फ्यूचर्स भी बोल सकते हो। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर ट्रांजेक्शंस भी कैपिटल मार्केट में अलाउड होते हैं ना। मनी मार्केट के बारे में वैसे हमको डिटेल नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी आपको दे रहा हूँ। मनी मार्केट जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, जहाँ पे तुरंत लिक्विडिटी सॉल्व करने की बात की जाती है। मुझे तुरंत कैश चाहिए 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए, तो मैं जिस मार्केट में जाऊँगा वो मनी मार्केट है। तो अप टू 1 ईयर जहाँ सौदे किए जाते हैं वो मनी मार्केट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इनमें जो मेन प्लेयर्स हैं जो मनी मार्केट में ज़्यादातर सौदा करते हैं, रिजर्व बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, यूटीआई। इनफॉर्मल मनी मार्केट भी इसका एक पार्ट होता है। मतलब आप कह सकते हो कि मनी मार्केट को दो हिस्से में बांट सकते हो। फॉर्मल में बैंकिंग सिस्टम आता है, और इनफॉर्मल में कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स, चिट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म डीलिंग्स के लिए ही मनी मार्केट में आया जाता है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूँ इंटरमीडिएरीज के। वैसे हमको डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। वैसे आप जानते हैं सिलेबस में इतना कुछ खास ज़्यादा फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझता, बट स्टिल जहाँ जहाँ हमको सिलेबस से आगे जाना होगा वहाँ वहाँ हम सिलेबस से आगे जाएंगे, जहाँ नहीं जाना होगा वहाँ नहीं जाएंगे। सो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो पीएफआई जो है एक्चुअली में डिफाइंड कंपनीज एक्ट में जो है सेक्शन 2 में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन दी हुई। सो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेस करने के लिए फंडिंग्स देते हैं। वो जो है कैपिटल मार्केट में या फाइनेंशियल सिस्टम में इंटरमीडिएरीज हो सकते हैं। बैंक्स जो है फंडिंग देते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पैसा देते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो है मार्केट में डीलिंग कराने में मदद करती हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमको सपोर्ट करते हैं मार्केट में ट्रेड करने में। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी। ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं।
आज की डेट पे आईसीआईसीआई इस कैटेगरी में अब नहीं आता है, तो आप याद रखिएगा, आपको नाम दिया हुआ है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। बैंक्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बैंक्स कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे नाम आपको यहाँ पे दिए हुए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डायरेक्ट लोन देने के बजाय अलग अलग एक्टिविटीज के लिए लोन देते हैं, जैसे टाटा फाइनेंस है, एलआईसी हाउसिंग है, घर बनाने के लिए पैसा देता है आपको। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बिल डिस्काउंटिंग या आपकी एसेट को फाइनेंस करते हैं। तो आपकी जो एसेट फाइनेंसिंग है वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का ही ट्रांजेक्शन है, उसमें ये मदद करते हैं ना। इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस आप लोग नाम बड़े अच्छे से जानते हैं, इनमें नामों को बार बार लेने से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं समझता। एलआईसी, जीआईसी, नेशनल इंश्योरेंस, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी इंश्योरेंस हैं, ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस हो, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको कैपिटल मार्केट में आने के लिए मदद करते हैं। चाहे आपको ये पैसा अवेलेबल कराते हो, चाहे ये आपको आपके खरीदे हुए शेयर्स की जिसको कहते हैं सेफ कीपिंग, आप जहाँ पर उनको रख सकते हो वो फैसिलिटी अवेलेबल कराते हो, चाहे ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कंसल्टेंसी अवेलेबल करवाते हो, इन एनी मैनर ये आपको बाजार में आने में मदद करते हैं। नाउ कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लिया हुआ है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? शेयर्स आएंगे, डिबेंचर्स आएंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे और भी कुछ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम उनको डिस्कस करेंगे। आप ये समझिए, फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझिए कि जितने भी शेयर्स होते हैं, अब आप शेयर्स के बारे में आप जितना जानते हैं, आप इक्विटी शेयर के बारे में जानते हैं, आप प्रेफरेंस शेयर के बारे में जानते हैं। सो इक्विटी शेयर आप खरीद सकते हो बाजार के अंदर और प्रेफरेंस शेयर आप खरीद सकते हो। इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस क्या होता है? इक्विटी और प्रेफरेंस का जो डिफरेंस है, इक्विटी शेयर्स वो हैं जो ऑनरशिप ऑफर करते हैं और प्रेफरेंस शेयर एक तरीके का लोन है। लेकिन प्रेफरेंस में एक फायदा होता है, प्रेफरेंस में आपको डिविडेंड और कैपिटल का रीपेमेंट प्रायोरिटी से मिलता है। मतलब कहने का ये है, इक्विटी को जब भी पेमेंट किया जाएगा, जब भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या उनके फाइनल अमाउंट का रीपेमेंट किया जाएगा, उसके पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड और फाइनल अमाउंट दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचेगा कंपनी के पास तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। तो इस नुकसान के साथ इक्विटी शेयर्स में एक फायदा भी है, आप कंपनी के मालिक होते हो। अगर कंपनी में सब कुछ पेमेंट करने के बाद सरप्लस बचता है तो सरप्लस में भी पार्टिसिपेशन कौन करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर करेगा। डिबेंचर हम जानते हैं एक तरीके का लोन है। डिबेंचर अल्टीमेटली आपने कंपनी को पैसा उधार दिया है, आप बाजार से डिबेंचर खरीद के कंपनियों को पैसा उधार दे सकते हो, इस पे आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलती है और ये एक तरीके का सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। आप अगर कंपनी आपको पैसा लौटाने में फेल भी हो जाती है तो कंपनी की एसेट्स को बेच के आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। देन पब्लिक डिपॉजिट्स की जो है हम समझ लेते हैं। पब्लिक डिपॉजिट इज जस्ट लाइक अ लोन, कि कंपनी ने जनरल पब्लिक से लोन ले लिया। सो कंपनी जनरल पब्लिक से लोन ले सकती है, अलाउड है। हेवी इंटरेस्ट रेट इस पे देना पड़ता है और ये बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। ये डिबेंचर से भी ज़्यादा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इनको प्रायोरिटी से पेमेंट किया जाता है जब भी कंपनी वाइंड अप होती है। कंपनियां जब भी बंद होती है तो इस केस में आपको प्रायोरिटी से पेमेंट मिलता है। बॉन्ड्स बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में कोई अंतर नहीं है सिवाय एक चीज़ के, बॉन्ड एक तरीके का लोन है जो आपने कंपनी को दिया है, लेकिन ये बॉन्ड्स जो होते हैं नॉर्मली अनसिक्योर्ड होते हैं। तो इंडियन मार्केट में डिबेंचर और बॉन्ड में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है, debentures are normally secured. I am not saying always secured. I am saying debentures are normally secured while bonds are normally insecure. तो जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है और एक अनसिक्योर्ड डिबेंचर अगर कोई है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं बचता, क्योंकि डिबेंचर्स नॉर्मली
सिक्योरिटी के साथ दिए जाते हैं कि कल को अगर कंपनी पैसा नहीं देती है तो आप एसेट बेच के अपनी रिकवरी कर सकते हो, जबकि बॉन्ड में ऐसी कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं की जाती। तो याद रखिएगा, इंडियन मार्केट में नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही बॉन्ड को इशू करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मार्केट में चलते हैं, जिनमें एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं, डुअल कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल नोट्स हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स हैं। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में चलते हैं। कोशिश करूंगा मैं जितना कुछ अपन डिस्कस कर पाएंगे उतना मैं आपको करवाऊंगा डिस्कशन में, लेकिन ये अपना आज का डिस्कशन है। अब इस आज के डिस्कशन के बाद आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से चैट बॉक्स में आके उस डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, इतना पोर्शन आप इस लेक्चर से समझिए। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो आप इसको रीड कीजिएगा, बाकी फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डाउट अगर किसी को है तो वो चैट बॉक्स में मेरे से पूछ लिया।